नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं मालती जोशी की कहानी जिसका नाम है बोर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बॉबी की कोई धुन सीटी पर निकालता हुआ प्रवीण दनादन सीढ़ियां चढ़ रहा था। घर लौटते हुए हजरत हमेशा टॉप मूड में होते हैं। ड्राइंग रूम में पैर रखते ही बेचारा ठिठक गया। नमस्ते, उसने सोफे पर बैठी हुई मिसेज नागराजन से कहा और जल्दी से अपने कमरे की ओर मुड़ गया। परंतु वहां भी एक नमूना उसे स्वागत के लिए मिला। मेरे कान अनायास ही उस ओर चले गए। नमस्ते अंकल। कहिए प्रवीण जी, क्या हाल है? जी बस ठीक हूँ। और इसके बाद फुल स्टॉप। बस प्रवीण का जोर जोर से दरवाजे खोलना और बंद करना सुनाई देता रहा। अब हम चलें, बच्चों के लिए चाय बनाइए। मेरे हाव भाव ताड़ कर मिसेज नागराजन ने उठने की तैयारी की। अरे नहीं, बैठिए आप, चाय वाय तो बनती रहेगी। मैंने औपचारिकता निभाई। नहीं, उधर हमारी बेबी भी आती होगी। अच्छा आइए कभी, कहती हुई वे उठ खड़ी हुई। मैंने छुटकारे की सांस ली। मिसेज नागराजन को विदा करके मैंने किचन की ओर रुख किया। नाश्ता बना हुआ था, बस चाय बनानी थी। मेरे पीछे पीछे प्रवीण किचन में आया। चेहरे पर बेजारी के चिन्ह स्पष्ट थे। बच्चे और बच्चों के पिताजी बाहर से चाहे जितने भी मिलनसार बनते रहें, पर घर आते ही कोई बैठा मिल जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। ये महाशय कब से बैठे हैं? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। 3 बजे आ गया था। मेरे पास तो मिसेज नागराजन बैठी थीं, सो मैंने तुम लोगों के कमरे में उसे बैठा दिया था। अच्छा, चाय के लिए यहीं बुला लूं या कमरे में ले जाओगे? मैंने पूछा। कहीं भी पिला दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जग्गी चाचा अच्छी मुसीबत पीछे लगा गए हैं, उसने झुंझलाकर कहा और मेरे हाथ से ट्रे लेकर चला गया। तब तक नीतू भी स्कूल से आ गई थी और सलामी का वही दौर शुरू हो गया था। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। कहिए नीतू जी, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? जी बस ठीक ठाक हैं। और फिर चुप्पी। इतनी हंसी आई मुझे। क्या बोर है ये गुप्ता भी, इससे आगे बोलना ही नहीं जानता। आकर घंटों बैठा रहेगा, कुरेद कुरेद कर हम जितना पूछ लें उतना ही जवाब देगा। फिर किसी मैगजीन में सिर डालकर बैठा रहेगा। अक्सर वो दोपहर को ही आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा शामत मेरी आती है। इस तरह घर में कोई बैठा रहे तो बेफिक्र होकर ना तो लिखना पढ़ना हो पाता है, ना सिलाई बुनाई। सोने का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। बस आमने सामने बैठे रहो, एक एक घंटे में एक एक वाक्य बोलते जाओ। प्रवीण ठीक ही कहता है। जग्गी अच्छी बीमारी लगा गए हैं। पिछले साल किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में भोपाल आए थे। उन्हीं के साथ ये हजरत पहली बार घर में दाखिल हुए थे। जगदीप तो पास हो हुआ कर अपने घर लौट गए थे, मगर उनका ये दोस्त अच्छी खासी अलामत बनकर हमसे जुड़कर रह गया है। यूं घर पर आने वालों की कमी नहीं है। सभी का आना खुशगवार होता भी नहीं, मगर गुप्ता के पास तो जैसे अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। कई बार तो इतनी कोफ्त होती है। अरे भाई, जब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आते ही क्यों हो? नीतू कहती है घर ना हुआ पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। इससे तो अच्छा है हम लोग इन्हें घर पर ही किताबें भेज दिया करें। बच्चे खासकर ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि चाय नाश्ते में कंपनी उन्हें ही देनी पड़ती है। गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनकर मैंने गैस पर नए सिरे से चाय का पानी चढ़ा दिया। मेज पर नाश्ता लगाती हुई मैं साहब बहादुर के अंदर आने का इंतजार करने लगी। वे अंदर आए और कुछ ही क्षणों में उनकी गर्जदार आवाज में बधाइयों का एक शोर सा फट पड़ा। इतनी गर्मजोशी से बधाई किसे दी जा रही है और किस बात की? मैंने बाहर आकर पूछा। अरे भाई, अपने गुप्ता जी को स्टेट बैंक में अपॉइंटमेंट मिल गया है, और तुम जानती हो आजकल बैंक की नौकरियां स्वर्ग का राज्य हो गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुप्ता जी, मैंने कहा। लेकिन भाई, ये तो सरासर पक्षपात है। इतनी अच्छी खबर लेकर आप 2 घंटे तक अपने भाई का इंतजार करते रहे। हम क्या इतने पर आए थे? दरअसल आप कुछ बिजी थी भाभी जी, इसीलिए। चेहरे पर ढेर सारी शर्म लेकर उसने कहा। वैसे उसने गलत नहीं कहा था, मैंने सचमुच उसे इग्नोर ही कर दिया था। बस बच्चों का कमरा खोलकर ढेर सी किताबें उसके सामने पटक दी थीं। अपने अपराधी मन को कोसते हुए मैंने कहा, खुशखबरी ऐसे थोड़ी ही सुनाई जाती है। मिठाई खाएंगे हम तो। क्यों तंग कर रही हो बेचारे को?
हम लोग बड़े हैं, गुप्ता की तरफ से मिठाई हम खिलाएंगे, इन्होंने ऐलान किया। जी मिठाई तो मैं लेकर चला था, उसने हकलाते हुए कहा और थैली में से मिठाइयों का एक बड़ा सा पैकेट मेरे सामने रख दिया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं यहीं के लिए लाया था, बच्चों के लिए, सकुचाता सा वो बोला। अब मेरे लिए कोई चारा नहीं रहा। आओ गुप्ता जी, चाय पियेंगे? भाई साहब मैं तो पी चुका। अरे एक कप हमारे साथ भी सही, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी हमेशा का यही क्रम था। चाय की मेज पर हम तीनों ने चाय पी और नाश्ता भी किया। मिठाइयों का पैकेट भी खोल लिया था और ये मिठाइयों की भूरी भूरी प्रशंसा किए जा रहे थे। मेरे मन में लेकिन एक ही बात बार बार चुभती रही, इस कड़की के मौसम में ये खर्च इसे कितना महंगा पड़ा होगा। तो कब ज्वाइन कर रहे हो? मंगल को हाजिर होने के लिए कहा है, सोमवार को निकल जाऊंगा। जाने से पहले हमारे यहाँ खाना खाकर जाएंगे, मैंने कहा। भाभी जी अक्सर ही तो आपके यहाँ खाता रहता हूँ, इस बार फेयरवेल समझ लो। वह लड़कियों की तरह झेप गया। कहिए आपको कब फुर्सत होगी? इतवार को आ सकेंगे? जब आप कहें। तो फिर बात पक्की, इतवार की दोपहर को आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं। वो सिर हिलाकर रह गया। उसके जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। हमारा संडे तबाह कर दिया तुमने, भला और किसी दिन नहीं बुला सकती थी? और दिन ही कौन सा है? कल हमारे क्लब की मीटिंग है, परसों आहूजा के यहाँ रिसेप्शन है, शनिवार को पिक्चर के लिए टिकट पहले से ही आ चुके हैं, कहें तो उन्हें कैंसिल करवा दूं। किसी दिन दोपहर को बुला लेती, मैं अकेले क्या सिर फोड़ूंगी उससे, मैंने चिढ़कर कहा। बच्चे अलग नाराज थे, मम्मी को बैठे बिठाए क्या सूझ जाता है। नीतू भुनभुना रही थी। अरे वाह, वह बेचारा ढेर सी मिठाई लेकर आया और हम एक बार उसे खाने पर भी ना बुलाएं। मगर इतवार को क्यों? प्रवीण का एक ही प्रश्न था। इतवार उसके लिए क्रिकेट बार होता है, घर पर ठहरना उसके लिए सजा है। इतवार को ये भी रोज की तरह तैयार होने लगे तो मैंने कहा, जनाब भूल गए कि आज छुट्टी है। छुट्टी तो है, पर वो विधानसभा जो सिर पर आ रही है। टेबल पर फाइलों का ढेर छोड़ आया हूँ। और वे जो BORI आने वाले हैं। कौन? अच्छा गुप्ता की बात कर रही हो। भाई तुम लोग हो तो मेरे ना रहने से बल्कि जरा फ्रीडम रहेगी। प्रवीण ग्राउंड के लिए खिसकने की तैयारी कर रहा था, परंतु पापा की इस कर्तव्य परायणता के कारण उसका मैच खटाई में पड़ गया। भुनभुनाते हुए ही उसने अपने दोस्तों को लौटाया। बस यही कुछ बनाया है आज? खाना खाते हुए इन्होंने पूछा। क्यों, और क्या बनाना होता है? दाल चावल है, सब्जी पराठे हैं, अचार चटनी है, और क्या चाहिए? कमाल करती हो, यूँ तो पता नहीं रोज क्या अल्लम गल्लम बनाया करती हो। आज उसे फेयरवेल दे रही हो तो कुछ भी नहीं। सुनो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुमसे ना बने तो बाजार से ही कुछ मीठा मंगवा लो। उनके जाने के बाद मैं दिमाग को रेतती रही, सब्जी की टोकरी टटोलती रही। फिर प्रवीण से कहा, बेटे जरा दौड़कर बाजार से एक हीमा का पैकेट तो ला दो, गुलाब जामुन बना लूं। तो गुप्ता अंकल के ऑनर में गुलाब जामुन बन रहे हैं, नीतू ने चटकारे लेकर कहा। चल ज़्यादा बातें मत बना, जरा आलू छीलने में हाथ बटा। मैंने एक हल्की सी डांट पिलाई। खाना बनाने का मुझे तो जैसे बुखार चढ़ता है, मिनटों में दिमाग में पूरा मेनू ड्राफ्ट हो जाता है। यूँ मुझे घंटे भर पहले रखी हुई चीज़ भी याद नहीं रहती, पर ये जरूर याद रहता है कि 6 महीने पहले अमुक सज्जन के लिए मैंने क्या क्या बनाया था। कोई भी डिश रिपीट ना हो, इसका मुझे खूब ध्यान रहता है। रेडियो से, पत्रिकाओं से, सहेलियों से व्यंजनों के ब्यौरे इकट्ठा करती रहती हूँ। खाने की मेज पर सब तारीफों के पुल बांधे रहते हैं, तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। गुप्ता जब आया तो रसोई महक रही थी और मेज डोंगों और डिशेस से खचाखच भरी हुई थी। कितनी तकलीफ उठा रही हैं आप भाभी जी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ, उसने आते ही कहा। पर स्वागत का सरंजाम उसे पुलकित कर गया था, ये छिपा ना रहा। अंकल जी अभी लखनऊ पहुँचे भी नहीं, तकल्लुफ़ अभी से सीख गए। नीतू ने चुटकी ली, वह शर्म से लाल हो गया। आज खाना खाते हुए वह हमेशा की तरह गुमसुम नहीं रहा, काफ़ी बोलता रहा, हल्का फुल्का मजाक भी करता रहा। नौकरी मिलते ही उसके चेहरे पर थोड़ी ताजगी आ गई थी।
कपड़े भी जरा ढंग के पहने थे। परवीन ने पैंट के कपड़े की तारीफ की तो वो काफ़ी खुश हो गया था। दोपहर को बच्चों के साथ थोड़ी देर ताश खेलकर वो जाने लगा तो मैंने कहा, आते रहिएगा। ये भी कोई कहने की बात है भाभी जी, बहुत तो दूर जा रहे हैं आप। अंकल जी तो उतने बड़े शहर में जाकर हमें भूल ही जाएंगे, परवीन ने लाड़ जताया। अरे नहीं भैया, उसने परवीन को प्यार से थपथपाते हुए कहा। बच्चे आपको याद करेंगे, कभी कभार पत्र देते रहिएगा। मैं शिष्टाचार और सौजन्य की मूर्ति बनी हुई थी। बातें अपने आप मुंह से फिसलती जा रही थीं। नौकरी तो अच्छी मिली है, पर यही मलाल रहेगा कि बहुत दूर जा रहे हैं। अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिएगा। उसने मेरी ओर देखा। दिन भर चेहरे पर छिटकी खुशी धुंधली पड़ गई। भर्राए कंठ से बोला, आप लोग इतना प्रेम रखते हैं, इसी से तो यहाँ आने की इच्छा होती है, और कहीं तो मैं जाता भी नहीं। रिश्तेदारों के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चुप रही। बेकार लड़का और अनब्याही लड़की दोनों का एक ही हाल होता है। हर कोई उन्हें उपदेश देने लगता है, उनकी आलोचनाएं करेगा, मजाक बनाएगा, सीधे मुंह बात तो कोई करेगा ही नहीं। लेकिन मुझे यहाँ जो व्यवहार मिला वो इतना अलग था कि भावावेग के कारण उससे बोला नहीं गया। मैं सन्न रह गई। यह घुन्ना लड़का मन में इतना दर्द संजोए है, किसने सोचा था। अच्छा चलूँ भाभी जी, कहते हुए उसने झुककर मेरे पांव छू लिए और एकदम दरवाजे से बाहर हो गया। बड़ी देर तक शर्म से झुके सिर उठाकर हमने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी आंखें भर आई थीं और वे आंसू नकली नहीं थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी मालती जोशी की, जिसका नाम था बोर। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।